ईरान युद्ध और ज्यादा विध्वंसक और ज्यादा विनाशक हो गया। दोनों तरफ से बारूदी विध्वंस जारी है। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह आपको बता दें। दुबई से बड़ी खबर है। दुबई एयरपोर्ट पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरान ने कामाकाजी ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर यह हमला हुआ। ये देखिए आप, ये जो हमला है वो ताजा हमला बताया जा रहा है, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया। और इसके बाद कितना बड़ा धमाका होता है वो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए आप, जिस जगह पर हमला हुआ, एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 की ये तस्वीरें बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर, ईरान का अबू धाबी में बड़ा हमला। अबू धाबी में कई जगह जोरदार धमाके हुए हैं। तो ईरान की तरफ से अबू धाबी में बड़े हमले किए जा रहे हैं। यहां पर जोरदार धमाकों की भी जानकारी मिल रही है। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। एक के बाद एक धमाके यहां पर किए गए हैं। ईरान का अमेरिका और इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ है। बड़े ठिकानों पर खैबर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ये देखिए आप। और इजरायली हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया है। पश्चिमी तेहरान में बड़े धमाके का ये वीडियो है। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया। ये देखिए तस्वीरें, घर की खिड़की से साफ तौर पर दिख रहा है धमाके होते हैं, आग का गोला और आग की उठती लपटे। तो लगातार हमले जारी हैं। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो बनाया। पश्चिमी तेहरान की ये तस्वीरें हैं जहां हमले हो रहे हैं इजराइल के। और एक और बड़ी खबर, ईरान की राजधानी पर हमले से तबाही का वीडियो आपको दिखाते हैं। तेहरान में ईरानी पुलिस हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ। बमबारी से भारी नुकसान की खबर है। ये देखिए आप। और देखिए, इस पर चर्चा करते हैं। युद्ध का 8वां दिन कितना विध्वंसक और क्या आसार हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। एयर कमोडोर कार्तिकेय काले सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, विदेश मामलों के जानकार। निनाद सेठ जी हमारे साथ, विदेश मामलों के जानकार। और साथ ही मिडिल ईस्ट से हमारे साथ मनीष झा भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। बंदर अब्बास एयरबेस पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने बड़े हमले को अंजाम दिया और इसमें नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ। ये देखिए आप, जहां पर हमला हुआ बंदर अब्बास एयरबेस है, यहां हमले को अंजाम दिया गया। और इजराइल का ईरान पर फिर बड़ा अटैक। 80 से ज्यादा IAF फाइटर जेट से अटैक किया गया है। तेहरान और सेंट्रल ईरान में धमाके हुए हैं एक के बाद एक। और हमले में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी भी इस दौरान बर्बाद। और ये देखिए, सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई हैं। 80 से ज्यादा IAF फाइटर जेट्स का इस्तेमाल इन हमलों के लिए। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका और इजराइल की बमबारी। ईरान के पार्चेन और खाजुर इलाकों पर हमला किया गया। इस भारी बमबारी और बड़े धमाके में बड़ा नुकसान हुआ है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं काफी दूर से। ये खौफनाक मंजर, ये विध्वंस का जो मंजर है उसे रिकॉर्ड किया गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और वहीं ईरान पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमेरिकी बॉम्बर B-1 ब्रिटेन पहुंच चुका है। फेयरफोर्ड एयरबेस पर यह बॉम्बर उतरा है। और इस तैयारी को देखकर तो यही लग रहा है कि जंग लंबी खिंचने वाली है। 24 क्रूज मिसाइल से लैस है ये बॉम्बर। इसकी क्या खासियत है आपको बताते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तैयारी की जा रही है और बयान भी आया है। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि जंग लंबी ना खिंचे, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन अब तस्वीरें बिल्कुल ही विपरीत दिखाई दे रही हैं। तो ब्रिटेन में अमेरिकी बॉम्बर नए सिरे से क्या आक्रमण की तैयारी है। अमेरिका का बॉम्बर B-1B लैंसर ब्रिटेन पहुंच चुका है। ब्रिटेन के एयरफोर्स एयरबेस फेयरफोर्ड पर इसको उतारा गया है। ब्रिटेन से ईरान पर हमले तेज और आसान होंगे इसकी मदद से। अमेरिकी B-1B बॉम्बर 24 क्रूज मिसाइल से लैस है। 900 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला करता है।
ईरान में अब टारगेट क्या है? अंडरग्राउंड मिसाइल बेस, जो एक बहुत बड़ी चुनौती इजराइल और अमेरिका के लिए। मिसाइल लॉन्च साइट, ईरान की नेवी, IRGC, तो ये सब कुछ टारगेट पर है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मिडिल ईस्ट से। मनीष, क्योंकि आप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, अभी खबर ये दिखा रहे, और इससे पहले आज हमने एक बयान भी दिखाया था अमेरिका के वित्त मंत्री का, जिसमें उन्होंने धमकाया था कि आज और बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा ईरान के ऊपर। और अब खबर यह कि ब्रिटेन B-1B बॉम्बर्स पहुंचे हैं। क्या हालात है इस वक्त कि आप ग्राउंड जीरो पर, जरा बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त इस जंग का एक अलग ही लेवल दिख रहा है, जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमले किए गए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में, और इसकी वजह से यहां पर बेचैनी है। लेकिन अब जबकि ईरान की तरफ से स्ट्रेटेजी को चेंज किया जा रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी देशों पर हम तभी हमले करेंगे जब वहां पर जो अमेरिकी बेस है वहां से अगर ये हमले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इजराइल को छोड़कर बाकी मुल्कों में अमेरिका के करीब 20 बेस हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने यही शर्त रखी है कि इन 20 बेस से अगर हम पर हमला नहीं होगा तो हम भी पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे। अब अगर ये शर्त मानने के लिए पड़ोसी देश, मतलब जितने भी खाड़ी देश हैं, UAE, सऊदी और कतर, बहरीन, इन सबको अमेरिका को ये कहना पड़ेगा कि आप इस 20 बेसों का इस्तेमाल ना करें। तो मतलब बिना लड़े ही ईरान ने इन 20 बेस को आप कहें तो एक तरह से नाकाम करने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जहां तक इन मुल्कों का सवाल है, तो चूंकि इनके एयरपोर्ट पर, इनके पोर्ट पर सब कामकाज ठप पड़ा हुआ है क्योंकि लगातार हमले हो रहे थे। ये अलग बात है कि अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार यहाँ पर इंगेज है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो अभी अगले कुछ घंटे के बाद आपको दिखेगा कि ईरान और अमेरिका की इस जंग में जो नए लेवल की स्ट्रेटेजी के बाद ये किस डायरेक्शन में जाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान ने एक हफ्ते में अपनी क्षमता दिखा दी है, और अब ईरान की तरफ से जो बयान आ रहा है उससे लग रहा है कि वो थोड़े और इत्मीनान हो गए हैं कि वो अब जंग को लंबा खींच सकते हैं। बिल्कुल मनीष, क्योंकि बयान से तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। संजय सोई सर, जिस तरीके से पिजेश्किन की तरफ से बयान दिया गया है, क्या टेबल पर आने के लिए अब मैसेजिंग दी जा रही है कि US इजराइल को कहा जा रहा है कि चलिए अब बात कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से हमले तो हो ही रहे हैं और ये भी बता दिया गया है कि वो हमले करने में सक्षम है, लेकिन खाड़ी देशों को भी संदेश देना और फिर US इजराइल को भी संदेश देना, क्या मायने निकालें इस बात के? देखिए, एक चीज़ है कि ईरान में भी कुछ धड़े हैं, और जो कुछ पॉलिटिकल धड़े, पेजेश्कियान वगैरह थोड़ा नरमपंथी रहे हैं, और डेफिनेटली बातचीत का भी एक एंगल निकल के आ सकता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक साथ जब भी लड़ाई कितनी भी भयंकर चल रही हो, लेकिन कुछ बैक चैनल हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से मध्य पूर्व के देशों पर काफ़ी प्रेशर पड़ा ईरान के हमलों का, और अभी ईरान ने भी ये कह दिया कि अगर आपके यहाँ से हमले नहीं होते हैं तो फिर हम आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देश भी कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कि आप बातचीत की टेबल पर आइए और कहीं ना कहीं नेगोशिएशन किया जाए, बातचीत की जाए, क्योंकि ये युद्ध का जो काफ़ी असर पड़ रहा है इस समय में मध्य पूर्व के देश, एशिया, यूरोप, तकरीबन पूरी दुनिया में ही इसका असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें उससे ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, शिपिंग पर असर पड़ रहा है, बिजनेस पर असर पड़ रहा है, ट्रेड पर असर पड़ रहा है, कैजुअल्टीज हो रही हैं, दुनिया भर का ट्रेड मिडिल ईस्ट के साथ होता है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये बाकी देश भी डायरेक्टली प्रेशर डाल रहे हैं दोनों के ऊपर कि आप लोग कहीं ना कहीं बातचीत की टेबल पर आइए, लेकिन बातचीत तभी संभव है जबकि शर्तें मानी जाएगी। ये शर्तें इस समय में एक बहुत ही $1 मिलियन क्वेश्चन रहता है कि क्या ईरान हमास हुती हिजबुल्लाह को सपोर्ट देना बंद कर देगा, क्या वो मिसाइल की रेंज कम करेगा, बिल्कुल सर, क्या वो न्यूक्लियर के लिए कम करेगा। Exactly, और संजय सोई सर, हमने तो देखा इन शर्तों को लेकर 3 दौर की बातचीत हुई और जब कुछ निकला नहीं, ये सारी बातचीत फेल हुई। उसी के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया। सर, आऊंगा आपके पास, एक और बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है। सेंटकॉम ने जारी किया है वीडियो, ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। ईरानी मिसाइल लॉन्चर को तबाह करती नजर आ रही है अमेरिकी सेना। ये देखिए आप, ईरान की मिसाइल पावर पर यह बड़ा हमला। और एक और बड़ी खबर, ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, क्योंकि ईरान ने खैबर शेखन मिसाइल दागी है। खैबर शेखन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसको लेकर ईरान की तरफ से धमकी भी दी जा रही थी, और अब इससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इजराइल में खासतौर पर तेल अवीव में हमले जारी। और एक और बड़ी खबर, ईरान का कई मिसाइलों से एक साथ प्रहार हुआ है।
ईरान ने दिखा दिया अपनी मिसाइल पावर। कद्र, इमाद, खैबर मिसाइल से एक साथ हमले को अंजाम दिया गया और यह हमला जो खबर मिल रही है इजराइल और इसके अलावा अमेरिकी बेसिस पर किया गया। और एक और बड़ी जानकारी, तेहरान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बोइंग विमान पर अटैक किया गया है। हमले से बोइंग 747 में भीषण आग लग गई है। तो इस हमले में बोइंग विमान में भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए कैसे विमान में आग लगती है, आग का गोला दिख रहा है और फिर भीषण आग की उठती लपटें भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की ये तस्वीरें हैं तेहरान से। तो 60 साल पुराने विमान हवाई युद्ध आसान नहीं। दावा क्या है? हवाई युद्ध में ईरानी एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर साबित हो रही है। ईरान के पास वियतनाम वॉर के वक्त के फाइटर जेट हैं। ईरान F5 और F4 फैंटम 2 का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, और इजरायल ने 2 ईरानी लड़ाकू विमान भी तबाह किए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। 1979 के बाद ईरान ने नए फाइटर जेट नहीं खरीदे हैं और इसके बाद बड़ी बात यह है कि ईरान फाइटर जेट की बजाय मिसाइल हमले कर रहा है, यानी कि मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। नेनात सर, ये तो हम देख ही रहे हैं कि ईरान मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है अटैक के लिए, और ये भी दिख रहा है कि यूएस का थार्ड सिस्टम हो या इजरायल का आयरन डोम, उसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि दर्जनों मिसाइल जब एक साथ दागी जा रहे हैं तो फिर ये तो देखने को मिल ही रहा है। नहीं, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। 85% जो उनके अटैक हुए हैं वो इंटरसेप्ट हुए हैं। सिर्फ 12 से 17%, 15% पहुंचे हैं और एक्सप्लोड हुए हैं। और लेकिन उसमें सर भी ऐसा लग रहा था कि शायद ईरान ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरीके से एक इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए, दहशत फैलाना और स्ट्रेटेजिक गेन में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर आप देखें इस एक हफ्ते में क्या क्या बदला है इस वॉर में, 3 चीजें मैं कहूंगा। पहला, जो रुख था ईरान का कि हम मिसाइल छोड़ेंगे, वो कम हुई हैं। पिछले एक हफ्ते में हर रोज हमने सोचा था कि ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो कम हुई है। और कम इसलिए हुई है कि मिसाइल ऐसा नहीं होता कि हाथ में उठाया और यूं फेंका। आपको लॉन्चर चाहिए होता है, कमांड एंड कंट्रोल चाहिए होता है, आपको टारगेटिंग चाहिए होता है। और ये क्योंकि उनका आसमान खुला हुआ है, इजराइल और अमेरिका डिग्रेड कर रहा है। तो अब एक हफ्ते में पहली बात यह बदली है कि ईरान की कैपेसिटी टू लॉन्च मिसाइल कम हुई है। दूसरा ये बदला है कि अमेरिका खुलेआम कहीं पे भी जब चाहे अटैक कर रहा है। पहले वो अटैक तेहरान पर था, पहले वो अटैक उनकी जो लीडरशिप पे था, उसके ऊपर था। अब अगर आप देखें जो चेंज हुआ है वो हुआ है कि ईस्टर्न ईरान में जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ अटैक हो रहा है, बंदर अब्बास के पोर्ट पे अटैक हो रहा है। और बहुत बड़ी बात, ईरान के पास अब नेवी नहीं है। ये एक हफ्ते पहले जो नेवी थी, नेवी नहीं है। तो अगले हफ्ते में मुझे लगता है कि ईरान के पास ईरान का दायरा बढ़ने की जगह। बिल्कुल, और सर हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका उन जगहों पर भी अटैक कर रहा है जहां पर मासूम लोग मारे जा रहे, इस बात का दावा। और एक स्कूल की तस्वीर भी दिखाई कि कैसे वहां पर जो मासूम बच्चे हैं वो अपनी जान बचाकर भागते नजर आ रहे थे। एक और बड़ी खबर, तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल से हमला। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में बड़े धमाके हुए। ईरानी हमले में धुआं हुआ है तेल अवीव। ये देखिए, और तेहरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भीषण धमाका हुआ, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। ये नई तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं। मेहराबाद एयरपोर्ट पर भीषण धमाके की ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक के बाद एक धमाके और आवाज भी सुनी जा सकती है। भारी नुकसान इस दौरान। और एक और बड़ी खबर, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मिडिल ईस्ट में एंट्री हो गई है। युद्धपोत जेराल्ड फोर्ड ने स्वेज नहर को पार किया है। पेंटागन ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की तस्वीर को जारी किया है। स्वेज नहर से गुजरता हुआ नजर आ रहा है जेराल्ड फोर्ड। तो अभी इससे पहले हमने आपको देखा कि किस तरह से अमेरिकन युद्धपोत जॉर्ज बुश को भी रवाना कर दिया है डिप्लॉय करने के लिए, और दूसरी तरफ अब जेराल्ड फोर्ड भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है ईरान की तरफ। और ईरान के शिराज में विनाशक अमेरिकी हमले भी जारी हैं, क्योंकि एयर डिफेंस बेस अमेरिकी हमले में तबाह हुआ है। लगातार यहां अटैक हो रहे हैं शिराज शहर की। इससे पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। विनाशक अमेरिकी हमले अभी भी जारी हैं और इस दौरान एयर डिफेंस बेस तबाह कर दिया।
ईरान के कश्मीर में अमेरिका और इजराइल के अटैक का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो आपके दिल दहला देगा। कश्मीर के स्कूल में कैसे भीषण हमला हुआ, यहां पर बमबारी हुई और उसके बाद अफरा तफरी मची है। इस विध्वंसक हमले में एक बच्चे की मौत का दावा भी किया गया है। हमले का वीडियो ईरानी मीडिया की तरफ से जारी किया गया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस हमले को जस्टिफाई कर पाएगा। और ईरान वॉर पर तेहरान से बड़ा पर्दाफाश। खामेनेई की मौत के बाद IRGC में अफरा तफरी मच गई। यूएस हमले के बाद ईरानी सेना में भगदड़, कई ईरानी अफसर बेस छोड़कर भागे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और बताया गया है कि कई ईरानी कमांडर सरेंडर कर चुके थे और कई ईरानी अफसर बेस छोड़कर भागे भी थे। यूएस हमले के बाद भगदड़ मच गई थी। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। IRGC में अफरा तफरी मच गई। ये बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट के हवाले बताई गई है। और देखिए हमारे साथ है कमोडोर कार्तिक आलिस्तर भी हैं। कार्तिक आलिस्तर, आपको क्या स्ट्रेटेजी अब नजर आ रही है? अभी हमने दिखाया पहले जॉर्ज बुश जो युद्धपोत है उसको रवाना किया गया। इसके बाद एक और जो युद्धपोत है वो स्वेज नहर से अब ईरान के करीब पहुंच रहा। उधर B-1B बॉम्बर को डिप्लॉय कर दिया गया है हमलों के लिए ब्रिटेन में। क्या लग रहा है आपको? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैज रन आउट ऑफ टोमाहॉक मिसाइल्स ऑन द दिस थिंग, जो उनका कौन सा शिप है उस पर उनके एक आप ये मान के चलिए एक डिस्ट्रॉयर में नॉर्मली 96 या 100 के करीब टोमाहॉक मिसाइल्स होते हैं। तो इनके साथ जो 12 डिस्ट्रॉयर्स थे उसमें ऑलमोस्ट मिसाइल्स ख़त्म हो गए हैं। इसलिए जेरल्ड और फोर्ड को एक्चुअली पास आना पड़ रहा है टोमाहॉक मिसाइल्स को यूज़ करने के लिए। और उसी प्रकार से उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस स्पेशली जो सेल्फ प्रोपेल्ड हैं, दैट मीन्स जो रॉकेट प्रोपेल्ड हैं या मिसाइल्स हैं, उनकी खपत भी जो है बहुत कम हो गई है। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं, स्टॉक में नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पूरा टैक्टिक चेंज कर दिया है। 3 दिन से वो JDAMs यूज़ कर रहे हैं, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस, जो एक्चुअली जो है 1000 या 2000 पाउंडर्स हैं। उन पे LGB किट लग के या गाइडेंस GPS गाइडेंस किट लग के उसको फायर कर रहे हैं। और उसके लिए उनको B-1B ही चाहिए। B-2s जो हैं वो स्पेशलिस्ट स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जो GBU-37 दैट मीन्स जो MOBs होते हैं, जिन्हें मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, वो कैरी करते हैं। और जो B-1B है वो ऑलमोस्ट 64,000 पाउंड्स, यानी आप लगा लीजिए 34,000 किलो के बॉम्ब्स एक बारी में कैरी करता है, प्लस लॉन्ग रेंज हाई स्पीड बॉम्बर है जी। तो ये वेपन्स बेसिकली यूजेज जो अमेरिका का जो यूज़ है और जो जेरल्ड और फोर्ड का पास आना है वो बिल्कुल दिखा रहा है कि उनके पास जो दूसरा जो उनका कैरियर ग्रुप था CUV-31, उसके जो वेपन्स हैं ख़त्म हो गए हैं और वो वापस एक्चुअली रिप्लेनिश करने पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से जो नेवल ताकत है उसको बढ़ाने के लिए और वहां से हमलों को अंजाम देने के लिए। और मनीष भी कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं शायद से। मनीष बताइए आप। बिल्कुल करुणा, मैं ये बता दूं कि जो ईरान इंटरनेशनल का ये दावा है कि IRGC के बहुत से कमांडर सरेंडर कर रहे हैं या वो देश छोड़कर भाग रहे हैं, तो अमेरिकी सरकार या अमेरिकी सरकार समर्थित जो बहुत सी मीडिया है, जिसमें से एक ईरान इंटरनेशनल भी है, वो इस तरह के दावे कर रहा है। TV9 स्वतंत्र तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है कि युद्ध में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। वो आप देख रहे हैं कि दावे करने में जब ट्रंप पीछे नहीं है तो फिर ट्रंप समर्थित मीडिया तो कोई छोड़ रहने ही दे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान और अमेरिका के इस जंग में ईरान की तरफ से ये मैसेज कंटिन्यू दिया जा रहा है कि हम लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे और हम भले ही शहीद हो जाएं। तो इसीलिए इस जो ईरान इंटरनेशनल की तरफ से जो सूचना दी है वो हम अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ में हम ये भी जोड़ रहे हैं कि ये सूचना इंडिपेंडेंट तरीके से पुष्टि नहीं की जा रही है। हकीकत ये है कि आज की तारीख में ईरान की स्ट्रेटेजी साफ तौर पर यह दिख रही है कि अगर 100 मिसाइल मारने हैं तो उसे एक दिन की बजाय उसको 10-10 मिसाइल 10 दिन में मारो और तब तक उसे बचा कर रखो। तो इस स्ट्रेटेजी का पर्पस साफ तौर पर दिख रहा है कि ईरान चाहता है कि ये युद्ध लंबा खींचे, बजाय कि इसे 2-4 दिन में ही जैसो इसका कोई रिजल्ट निकले, और ये ईरान के तब फिर पक्ष में जा सकता है। अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो अमेरिका या इजराइल इतने लंबे युद्ध के लिए किसी भी रूप में तैयार नहीं है, ना आर्थिक तौर पर, ना राजनीतिक तौर पर, ना सामाजिक तौर पर। बिल्कुल।
और इसी रणनीति के साथ ईरान आगे भी बढ़ रहा है। मनीष, लौटेंगे आपके पास फिर से, लेकिन एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान, पड़ोसी देशों से हमला होने पर रोकेंगे प्रहार। ये बड़ी बात कही गई है और पड़ोसी देशों पर हमला ईरान नहीं करेगा, ये बताया गया है। पड़ोसी देशों से हमला होने पर रोकेंगे प्रहार। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे श्रीलंका पर। अमेरिका का दबाव, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। देना में बचे मरीन ना भेजने को कहा है यूएस विदेश विभाग के हवाले से यह खबर। और देखिए आइरिस देना को लेकर कई खबर सामने आ चुकी है। आइरिस देना को लेकर अमेरिका ने दबाव बनाया है श्रीलंका पर। अमेरिकी प्रशासन का प्रेशर, ईरानी युद्धपोत के बचे मरीन को ईरान ना भेजें, ये दबाव बनाया जा रहा है। आइरिस बुशहर के मरीन को भी वापस ना भेजें, यूएस विदेश विभाग के इंटरनल केबल के हवाले से जानकारी मिल रही है। यूएस पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से ईरानी युद्धपोत देना को डुबोया था, इस बारे में बड़ा दावा भी किया गया था और रॉयटर्स के हवाले से जानकारी सामने आई थी। संजय भारद्वाज सर, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? ये जो यूएस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि ईरानी युद्धपोत के बचे मरीन को भी ईरान ना भेजा जाए, तो ये क्यों किया जा रहा है? देखिए बात तो साफ साफ है कि जो थ्रेट है और जो उनका अपना एक लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसको एलिमिनेट करने का एक ये अमेरिकन कदम है। और जिस तरीके से उसको टारगेट किया और अब जो बचे हुए मैरीन है कि वो ताकि ईरान की आर्मी और ईरान के उसमें लॉजिस्टिक में एक ऐड ना हो, तो एक उनका सीधा एक स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ जो बड़ा एक महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट आया जो ईरानियन प्रेसिडेंट का कि भाई पड़ोसी देश पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, वो बेसिकली अब ये बात क्लियर हो रहा है कि क्यों ईरान ने अमेरिकन बेसिस थे जो पड़ोसी देश में, कतर में, सऊदी अरबिया में, यूएई में क्यों अटैक किया था। वो बेसिक उनको भी एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने का एक अटेम्प्ट था ईरान का कि आगे से अमेरिका के जो बेसिस हैं इन कंट्रीज़ में वो ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो एक tariके से दोनों देश अपनी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जो एयर कैंपेन है उसमें कोई पैरिटी नहीं है दोनों के बीच में और बहुत बड़ी एक एसिमेट्रिक है दोनों के एयर कैंपेन में। तो ईरान कोशिश कर रहा है कि संजय भारद्वाज सर एक बात बताइए, बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक तीर से दो निशाने पेजेश्कियान ने साधे हैं? एक तरह से मैसेजिंग दे दी कि अटैक नहीं करेंगे और दूसरा इस फैसले के बाद, इस बयान के बाद ये वही जो अरब देश है मिडिल ईस्ट के, उनका एक दबाव पड़ेगा अमेरिका पर कि वो भी उनकी जमीन का इस्तेमाल ना करे ईरान के खिलाफ। बिल्कुल यही देखिए साफ मैं देख रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि बेसिकली जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको ईरान के खिलाफ जो एक अमेरिका इस्तेमाल करने का काफ़ी समय से प्रयास कर रहा है वो इस्तेमाल ना हो। और लेकिन ये बात भी पक्का है कि जो हमने चाहते थे, हमने यही तो चाहते थे कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक तरीके से एक सॉलिडरिटी के साथ में आए, लेकिन उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि जो पड़ोसी देशों में अमेरिकन बेसिस हैं उनको इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना करने दिया जाए, उस पेजेश्कियान का यही बिल्कुल सर। और ये रणनीति साफ तौर पर नजर आती है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ईरान के सरकारी ठिकानों पर इजराइल की तरफ से एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। तेहरान में जुडिशरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया और इस हमले में भारी नुकसान की खबर है और तस्वीरें भी आप इस नुकसान से जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर फिर बड़ा हमला हुआ है। किश आइलैंड एयरपोर्ट के पास अटैक, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के ठिकाने पर टारगेट किया गया है, माफ कीजिए, और बमबारी का नया वीडियो भी सामने आया। कुल मिलाकर विध्वंस की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए कैसे किश आइलैंड एयरपोर्ट के पास यह हमला हुआ, एयरपोर्ट के पास धमाके हुए और धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता हुआ भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। और यह है बमबारी का ताजा वीडियो। और एक और बड़ी खबर, भारत ने ईरानी जहाज को डॉकिंग की अनुमति दी है। दूसरे जहाज IRIS लावान की कोच्चि में डॉकिंग हुई है। हमला शुरू होने के बाद कोच्चि में डॉकिंग हुई है। ईरान ने भारत से मांगी थी डॉकिंग की इजाजत और इसके बाद हमला शुरू होने के बाद कोच्चि में यह डॉकिंग।
और देखिए आयरिस डेना को लेकर कई बातें सामने आ रही है, लेकिन इस पर हुए हमले पर नया पर्दाफाश हुआ है। ईरान के दूसरे जहाज के लिए भारत ने अनुमति दी है। आयरिस लावान को कोची पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत दी गई है। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इसकी इजाजत मांगी थी। भारत सरकार ने 1 मार्च को डॉकिंग की इजाजत दी है। 4 मार्च से लावान के 183 क्रू मेंबर्स कोची में मौजूद आयरिस डेना पर भारत से लौटने के दौरान हमला हो जाता है। श्रीलंका की समुद्री सीमा में आयरिस डेना पर हमला होता है और हमले में 80 ईरानी नेवी अफसरों की मौत हो गई। यूएस पनडुब्बी ने टॉर्पीडो अटैक कर शिप को डुबो दिया। तीसरा ईरानी जहाज आयरिस बुशेर, जिसकी बात हम कर रहे थे, श्रीलंका में मौजूद वेलिसारा नेवल बेस पर भेजा गया। आयरिस बुशेर शिप तकनीकी खराबी के बाद यहां 200 से ज्यादा नाविक कोलंबो में मौजूद श्रीलंकाई सेना के नेवी अफसर भी जहाज पर मौजूद थे, जहां पर भी भारी नुकसान हुआ। तो बिल्कुल ईरान नहीं चाहता कि उसे और ज्यादा नुकसान हो और इसी के बाद डॉकिंग की इजाजत मांगी थी और इसके बाद यह हुआ। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या है। तीसरा ईरानी वॉरशिप ट्रिनको माली पोर्ट जा रहा है। यह बहुत बड़ी खबर। श्रीलंका के पोर्ट पर था आयरिस बुशहर। 200 नेवी अफसर कोलंबो में रुके हुए थे और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो आयरिस बुशहर है वो इस वक्त ट्रिनको माली पोर्ट की तरफ रुक करता। Look, here's the situation. You had these ships, and we got a message from the Iranian side that one of the ships, which presumably was closest to us, to our waters at that point of time, wanted to come in to our port. They were reporting that they were having problems, so my recollection is this was on the 28th. And on the 1st, we said, okay, you can come in. It took them a few days to sail in. And then they docked in Kochi. And the ship is there. Obviously, the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked. They are in a nearby facility. So we viewed this, look, this ship or these ships, because there were 2 others as well. I mean, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review, and then they got, in a way, caught on the wrong side of events. So for us, when this ship wanted to come in, and that too in difficulties, I think it was the humane thing to do. And I think we were guided by that principle. And in a sense of the other ships, one obviously had a similar situation in Sri Lanka, and they took the decision which they did, and one unfortunately didn't make it. I think where we really approached it from the point of view of, in a sense, of humanity, of other than, whatever the legal issues were. And I think we did the right thing. तो हमने सिचुएशन को इंसानियत की नजर से देखा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। संजय सोई सर, इस डिसीजन को हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि 2 वॉरशिप के साथ अभी तक क्या हुआ वो हमने देखा, अब तीसरा वॉरशिप जो कि श्रीलंका का रुख कर चुका है। ऐसे में जब हमले हुए तो अमेरिका की तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया था कि हम नेवी बेस पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं, नेवी का बुरी तरीके से ईरान का नुकसान हो ही चुका है, और अब ये जो बातें कही जा रही हैं कैसे देखा जाए इसे? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर वो भारत की सीमा के अंदर आ गया है और एक मानवता के तौर पर हमने उसको शरण दी है और वहाँ हमारे यहाँ डॉक हो गया है, तो वो अभी हमारे इंटरनेशनल वाटर्स में है, हमारे सीमा के अंदर है, तो वहाँ पर वो मेरे हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित है। और ये भारत का एक स्टैंड भी दिखाता है कि भारत ने अगर ज़रूरत पड़ती है तो मानवता के नाते पर मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और दुनिया में एक हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, किसी के दबाव में नहीं आते, किसी के प्रेशर में नहीं आते। और ये आज मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एक मेजर डिसीजन ये नज़र आ रहा है, एक पॉलिसी भी दिखा रहा है और भारत का एक स्टैंड भी दिखा रहा है। जी बिल्कुल, और ये भारत के स्टैंड, और इसी के बाद जो डॉकिंग है उसकी इजाज़त दी गई, और एक और जो युद्धपोत है वो इस वक्त श्रीलंका की तरफ रुख करता हुआ। एक और बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। यज़्द इंडस्ट्रियल सिटी, इसके अलावा यज़्द एयरपोर्ट पर हमला किया है।
अल्लाह दाद मिसाइल बेस को भी टारगेट पर लेकर हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल ने इस्फहान शहर में फिर शुरू की है बमबारी। यहां पर एक बार फिर से अटैक, लगातार 2 दिनों से टारगेट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से तबाही मचाई गई और आप देख सकते हैं इस्फहान अपने आप में क्यों भी इतना महत्वपूर्ण है। यहां परमाणु फैसिलिटी भी है और अलग अलग इलाकों में भी इस रीजन में अटैक हो रहे हैं। 2 दिनों से टारगेट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब ये ताजा तस्वीरें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से तबाही मचाई गई है। और एक और बड़ी खबर, IRGC की अमेरिका को चेतावनी। 1987 में अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन में लगी आग को याद दिलाया गया है। कोई भी फैसला लेने से पहले अमेरिका 10 बार सोचिए, कहा गया। अमेरिका को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। तो आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ईरान ने किया और इसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ऐसी किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी को लेकर ईरान ने 1987 का वो वक्त भी और उस घटना की भी याद दिला दी जब अमेरिकी सुपर टैंकर ब्रिस्टन में आग लगी थी। इसको याद दिलाया गया। और मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरीके से तबाह किया गया, ये भी आपको बताते हैं। इसके साथ ही बड़ी खबर ये कि मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम अमेरिका भेजेगा। ईरानी ड्रोन हमलों को रोकने की तैयारी है। मध्य पूर्व में ड्रोन से हमला कर रहा है ईरान। तो ट्रम्प का ऑपरेशन मैरॉप्स क्या है, ये बड़ी बात आप समझिए। मध्य पूर्व में एंटी ड्रोन सिस्टम मैरॉप्स को अमेरिका तैनात करेगा। ईरानी शाहे ड्रोन को नष्ट करेगा एंटी ड्रोन सिस्टम। अब वजह आप समझिए, ईरान ड्रोन से डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है। ईरान ने ड्रोन से थार्ड का रेडार तक नष्ट कर दिया, हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें। डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को नष्ट करना बहुत ज्यादा महंगा साबित हुआ है। मैरॉप्स की ताकत आप समझिए, ड्रोन वर्सेस ड्रोन सिस्टम। एआई का इस्तेमाल यह करता है, नेविगेट करके दुश्मन ड्रोन को यह नष्ट करता। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, एक बात तो साफ है कि अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, खास तौर पर मैं ट्रंप का जिक्र करूंगा, अंडर एस्टिमेट किया गया ईरान को, उसकी ताकत को, उसके ड्रोन या मिसाइल पावर को, और उसका नतीजा अब वो भुगत रहा है। और अब इसके बाद ये सारे बदलाव उसके फैसले में। बिल्कुल करुणा, और उसकी वजह यह है कि आज की टेक्नोलॉजी जंग का दूसरा चेहरा लेकर आई है। अब ये वो जंग नहीं है जहां पर सेनाएं लड़ रही है, एक दूसरे से टकरा रही है, बल्कि रूस और यूक्रेन में भी कम से कम आमने सामने की लड़ाई होती थी। यहाँ तो समझिए कि कई 100 किलोमीटर दूर और कई बार तो कई 1000 किलोमीटर दूर से हमले हो रहे हैं। तो वैसे में अब सबसे बड़ी बात है कि जब लड़ाई में केवल ड्रोन, मिसाइल और एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन सिस्टम का ही इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसमें बहुत हद तक निर्भर करता है कि स्ट्रेटेजी किसकी क्या है। अब आप देखिए कि अगर अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है तो वो करोड़ों रुपए एक बार में खर्च करता है। उसकी तुलना में ईरान 10-20 हजार डॉलर के ड्रोन भेजकर और मतलब वहां पर इंगेज कर लेता है एयर डिफेंस सिस्टम को। दूसरी बात अगर देखिए यहाँ पर, तो वो साफ तौर पर है कि ट्रंप ने सोचा कुछ और था, लेकिन जिस तरीके से ईरान इस युद्ध में ड्रोन का, मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है और उनके जरिए अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करके रखा है, तो लंबे से युद्ध में अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हाँ, एक बात जरूर है कि चूंकि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो उनके यहाँ लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका की, और वो एक बड़ी चुनौती ईरान के लिए भी है। अब देखिए, अगर वो लंबा समय तक बच पाए, क्योंकि उन्हें बचे रहना कुल मिलाकर। बिल्कुल, और एक बात तो साफ है कि पहले जो होता था उससे बहुत अलग हो गया है। रूस और यूक्रेन वॉर में भी हम देख रहे हैं और इस मौजूदा युद्ध में भी देख पा रहे हैं कि कैसे जो ड्रोन है वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर ईरान जैसे इस्तेमाल कर रहा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए।